मैं कमला हूँ आर्यन, तेरे पिता के बड़े भाई की विधवा, जिसने हक और आजादी मांगी तो तेरे बाप ने मुझे मौत दी। आज मैं अपनी मौत का हिसाब लेने आई हूँ। आज तेरा बाप देखेगा कि जब अपनी औलाद पर आंच आती है तो कैसा लगता है। ये कहानी है जबलपुर के तुनिया नामक गांव में रहने वाले ठाकुर भानु प्रताप की, जिन्होंने अपने बेटे की शादी अपनी पुरानी हवेली से की है। शादी की शहनाइयां अब खामोश हो चुकी थी, मेहमान जा चुके थे। हवेली का वो कोना जो सालों से बंद पड़ा था, आज फूलों और मोमबत्तियों से सजाया गया था। पर अब हवेली में एक अजीब सी खामोशी है, जैसे कि हवेली खुश हो। देखो रेवती, आज हमारी हवेली की दीवारों में खुशी की गूंज है। कितने सालों बाद इस बंजर घर में कोई नई दुल्हन आई है। आज मेरा बेटा आर्यन इस गांव और इस हवेली का असली वारिस बन गया। खुशी तो है जी, पर न जाने क्यों मेरा मन थोड़ा घबरा रहा है। हवेली का कोना कोना आज कुछ ज्यादा ही खामोश लग रहा है, जैसे कोई पुरानी परछाई हमें देख रही हो। कहीं वो अभी भी यही तो नहीं है ना जी? चुप करो, शुभ घड़ी में ये मनहूस बातें मत करो। पुरानी बातें पुरानी राख के साथ दफन हो चुकी हैं। अब सिर्फ जश्न मनाओ। आर्यन बड़ी उम्मीदों और प्यार भरे दिल के साथ उस कमरे की तरफ बढ़ रहा था जहां दुल्हन थी। उसके साथ उसका एक दोस्त भी था जो उसको कमरे तक छोड़ने जा रहा था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि अब उसकी जिंदगी इस तरह घूमे ही कि वो सोच भी नहीं सकता। तभी आर्यन का दोस्त उससे बोलता है कि आर्यन, आज तो तेरे जलवे है। मैं जानता हूँ तू आज भाभी की सारी जवानी निचोड़ ही लेगा। और सुन, तू मुझसे पिरोमिश कर की। आज जो जो कुछ भी होगा तू कल मुझे सब कुछ बताएगा। अरे अमित, कैसी बात कर रहा है तू? उसके सिवाय कुछ और सोचता भी है या नहीं? मैं आज बहुत थका हूं और मैं जानता हूं वो भी बहुत थकी होगी, तो आज तो कुछ नहीं होने वाला। आर्यन अमित की बात पर नाराज तो हुआ, पर निचोड़ने वाली सुनकर उसका रोम रोम खिल गया। आर्यन कमरे में आता है। कमरे में रजनीगंधा और मोगरे की खुशबू है, लेकिन साथ ही एक अजीब सी सीलन की बदबू भी आ रही है। आखिरकार कितनी थकान भरी शाम थी, लेकिन आज की रात सिर्फ मेरी और स्नेहा की है। आर्यन दरवाजा बंद करता है और कुंडी लगाता है। स्नेहा बिस्तर बैठी है। वो बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रही, जैसे कोई मूर्ति हो। आर्यन स्नेहा को देखकर और कामुक हो उठता है। आर्यन धीरे धीरे बिस्तर के पास जाता है। वो मुस्कुराता है और स्नेहा के बगल में बैठ जाता है। स्नेहा, हम अकेले हैं अब, घबराओ मत। मैं जानता हूं तुम थक गई हो, इतनी रस्में, इतने लोग, पर देखो हम अपने कमरे में हैं, बिल्कुल अकेले। आर्यन धीरे से स्नेहा का हाथ पकड़ता है। हाथ पकड़ते ही आर्यन का चेहरा बदल जाता है। अरे, तुम्हारा हाथ इतना ठंडा क्यों है स्नेहा? ऐसा लग रहा है जैसे मैंने बर्फ पकड़ ली हो। एसी तो चल भी नहीं रहा। स्नेहा अपना हाथ नहीं खींचती, बस वैसे ही रखती है। इस हवेली की दीवारें ठंडी हैं आर्यन। यहाँ धूप नहीं आती, यहाँ सिर्फ परछाइयाँ रहती हैं। क्या बात कर रही हो? ये हमारा कमरा है, यहाँ सिर्फ हम रहेंगे, कोई परछाई नहीं। वो आर्यन को नहीं देख रही, बल्कि उसकी नजरें दीवार पर टंगी एक पुरानी पेंटिंग पर टिकी हैं। अरे ये क्या? तुम उस तस्वीर को कब से देखे जा रही हो? मेरी तरफ देखो ना, कितनी सुंदर लग रही हो तुम। स्नेहा अचानक आर्यन की आंखों में देखती है। उसकी आंखों में वो चमक नहीं है जो पहले थी। उसकी आंखें थोड़ी खाली लग रही हैं। आर्यन, तुम जानते हो ये तस्वीर किसकी है? अरे तुम उस तस्वीर को छोड़ो। पता है, कॉलेज के दिनों से मैंने इस पल का इंतजार किया था। मैंने सोचा था आज हम ढेर सारी बातें करेंगे,
अपने भविष्य की, अपने सपनों की। सपने? सपने तो कांच की तरह होते हैं आर्यन, टूट जाते हैं, और जब टूटते हैं तो चुभते बहुत हैं। स्नेहा, ये कैसी बातें कर रही हो? आज हमारी सुहाग रात है और तुम टूटने और चुभने की बातें कर रही हो। क्या हुआ? कोई परेशानी है? परेशानी मुझे नहीं, इस कमरे को है। क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रही? वो आवाज सुनाई नहीं दे रहा? और कौन सी आवाज? तुम कैसी बातें कर रही हो बेबी? रोना आर्यन, किसी के रोने की आवाज। कोई है जो इस कमरे के कोने में बैठकर रो रहा है। वो कह रही है कि उसका लाल जोड़ा किसी ने छीन लिया। स्नेहा, बस करो। आज हमारी लाइफ का कितना अच्छा पल है और तुम ऐसी बातें कर रही हो। तुम्हें शायद थकान की वजह से वहम हो रहा है। यहाँ कोई नहीं रो रहा। और तुम आज क्या हो गया है? तुम ऐसी तो नहीं थी। तुम तो हमेशा खुश रहती थी। तो आज ये मायूसी कहाँ से आ गई? वक्त बदल गया आर्यन। इस हवेली में कदम रखते ही सब बदल गया। तुम्हारे बाबूजी ने बताया नहीं तुम्हें कि इस कमरे में पहले कौन रहता था? नहीं, मुझे ज्यादा तो नहीं पता इस रूम के बारे में, पर जहां तक मैं जानता हूँ ये पहले स्टोर रूम था। क्यों, तुम्हें क्या पता है? और तुम वहाँ क्यों देख रही हो? मेरी तरफ देखकर बात करो ना। स्टोर रूम, हाँ, जिंदा लोगों को स्टोर करने की जगह। झूठ बोलते हैं तुम्हारे बाबूजी। उनकी आंखों में डर है आर्यन, एक पाप का डर। आर्यन अब स्नेहा से थोड़ा दूर खिसक जाता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा कि ये वही लड़की है जिससे वो प्यार करता था। स्नेहा, क्या बकवास कर रही हो तुम? मेरे पिता के बारे में ऐसी बात नहीं कर सकती। वो गांव के मुखिया हैं, सब उनकी इज्जत करते हैं। मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तुम बहकी बहकी बातें कर रही हो। स्नेहा अचानक होश में आती है और वो आर्यन से बोलती है कि हाँ आर्यन, शायद तुम सही कह रहे हो। थकान है, बड़ी लंबी यात्रा थी यहाँ तक की। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। चलो पानी पियो और सो जाओ। हम कल बात करेंगे। आज तुम्हारा मूड ठीक नहीं है। आर्यन लाइट बंद कर देता है और कंबल ओढ़कर लेट जाता है। वो मन ही मन सोच रहा है कि यह आज स्नेहा को क्या हो गया था। इसने कभी ऐसे भारी शब्द इस्तेमाल नहीं किए। पाप, जिंदा लोगों को स्टोर करना, यह सब उसे कहां से पता चला? क्या माँ बाबू जी ने कुछ छुपाया है मुझसे? ये सब सोचते सोचते आर्यन सो गया है, पर स्नेहा सोई नहीं है। वो सीधी लेटी है, आंखें खुली हैं और तस्वीर को घूर रही है। आर्यन ने सोचा कि ये सिर्फ थकान थी और सुबह होते ही सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो नहीं जानता था कि स्नेहा सोई नहीं थी, बल्कि कोई और था जो स्नेहा के अंदर जाग रहा था। पहली रात बीत गई थी बिना किसी हादसे के, लेकिन असली खौफ का खेल तो अगली रात शुरू होने वाला था। अब वो पूरा दिन आर्यन के लिए उलझनों भरा रहा। स्नेहा दिन भर सामान्य रही, जैसे कल रात कुछ हुआ ही ना हो। उसने घर के काम किए, बड़ों का आशीर्वाद लिया, लेकिन आर्यन की नजरें उसके चेहरे से नहीं हट रही थी। वो बार बार खुद से पूछ रहा था, क्या वो वाकई स्नेहा थी या कोई और? अब शाम हो चुकी, सूरज ढल रहा है और हवेली पर लंबी लंबी परछाइयां बन रही हैं। आर्यन आंगन में टहल रहा है। आज सब कितना नॉर्मल लग रहा है। शायद मैं ही कल रात ज्यादा सोच रहा था। स्नेहा तो बिल्कुल वैसी ही है जैसे हमेशा थी, लेकिन वो जो उसने पाप की बात कही थी, वो मेरे दिमाग से निकल नहीं रही। रात के 11 बजे आर्यन और स्नेहा फिर से अपने कमरे में है। आर्यन सोने की कोशिश कर रहा है, लेकिन स्नेहा खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही है। आर्यन स्नेहा को पीछे से देखकर कामुक हो रहा होता है। वो स्नेहा से बोलता है, स्नेहा, आओ ना, अब मुझसे रहा नहीं जाता। हमने कल भी कुछ नहीं किया। जल्दी आ जाओ, फिर कल सुबह मुझे जल्दी भी उठना है। आर्यन, क्या तुम्हें महसूस हो रहा है
बाहर की हवा में आज जलते हुए मांस की गंध है, जैसे कोई चिता अभी अभी जलाई गई हो। फिर वही बकवास नेहा, तुम क्या चाहती हो? मैं चैन से दो बातें भी ना करूं तुमसे? कल भी तुमने अजीब बातें की और आज फिर तुम मुझे डरा रही हो। डरा नहीं रही आर्यन, मैं बस बता रही हूं। आज रात कोई हमें देखने आ रहा है। वो देखो, दरवाजे के उस तरफ से हमें कोई सुन रहा है। गुस्से में दरवाजा खोलने जाता है, पर जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचता है, पीछे से स्नेहा के जोर जोर से खांसने की आवाज आती है। आर्यन पीछे मुड़ता है। वो जल्दी से स्नेहा के पास आता है और बोलता है कि स्नेहा, क्या हुआ? तुम इतना खास क्यों रही हो? स्नेहा बिस्तर के किनारे बैठ जाती है और अपना गला पकड़ लेती है और उसकी आंखों की पुतलियां ऊपर की ओर घूमने लगती हैं। माँ, बाबूजी, जल्दी आइए, स्नेहा की तबीयत फिर बिगड़ गई है। ठाकुर भानु प्रताप और रेवती आर्यन की आवाज सुन नहीं पाते, तो आर्यन उनको बुलाने उनके कमरे तक जाता है। जब वो तीनों स्नेहा के पास आते हैं, तो वो सब देखते हैं कि फर्श पर राख डली हुई है, जो कि स्नेहा के पेट से निकली है। हे भगवान, ये क्या है? स्नेहा, तुम ये राख क्यों उगल रही हो? स्नेहा रुकती नहीं है। राख के बाद उसके मुंह से बालों के लंबे चिपचिपे गुच्छे निकलने लगते हैं। वो बाल स्नेहा के गले से ऐसे निकल रहे हैं जैसे कोई रस्सी बाहर खींच रहा हो। ये क्या अनर्थ है? मेरी बहू के मुंह से शमशान की राख निकल रही है। अरे प्रताप जी, ये देखो, बालों के साथ ये क्या है? राख के ढेर के साथ एक पुराना काला पड़ा हुआ चांदी का सिक्का बाहर गिरता है। भानु प्रताप उसे देखते ही पत्थर की तरह जम जाते हैं। अरे प्रताप जी, ये तो वही सिक्का है जिसे आपने उसके मुंह में डाला था। ये हमारी बहू के मुंह में कैसे आया? बाबूजी, ये सिक्का, और माँ क्या बोल रही है कि ये सिक्का आपने किसी के मुंह में डाला था? कौन है वो? स्नेहा ये सब क्यों कर रही है? आप लोग क्या छुपा रहे हैं मुझसे? अरे आर्यन, कुछ नहीं। तुम्हारी माँ तो पागल है और मुझे ये सब कोई जादू टोना या बुरी नजर लग रही है। हम कल अपने कुल गुरु को बुलाएंगे। कुलगुरु भानु, तू अभी भी डरता है? तांत्रिक मेरा क्या बिगाड़ेगा? तूने मुझे मारा, मुझे शमशान में जलाया और ये सिक्का मेरे मुंह में ठूस दिया ताकि मेरी आत्मा कभी बोल ना सके। लेकिन देख, आज तेरी बहू ही मेरी जुबान बन रही है। तुम कौन हो और तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारे सामने हाथ जोता हूं, मेरी स्नेहा को छोड़ दो। मैं कमला हूं आर्यन, तेरे पिता के बड़े भाई की विधवा, जिसने हक और आजादी मांगी तो तेरे बाप ने मुझे मौत दी। आज मैं अपनी मौत का हिसाब लेने आई हूं। आज तेरा बाप देखेगा कि जब अपनी औलाद पर आंच आती है तो कैसा लगता है। स्नेहा आर्यन को जोर से धक्का देती है और आर्यन दीवार से जा टकराता है। कमला, मेरे बेटे को छोड़ दे, उसने कुछ नहीं किया। चाहे तो मुझे मर दे, पर मेरे बेटे को छोड़ दे। उसने तुम्हारे कुल में जन्म लिया, यही उसका गुनाह है। तेरे वंश की आखिरी चिराग को मैं अपने साथ ले जाऊंगी। स्नेहा अचानक शांत हो जाती है और बिस्तर पर बेहोश होकर गिर पड़ती है। कमरे में एक अजीब सी ठंडक फैल जाती है और आर्यन अपने पिता को गुस्से से देखता है, क्योंकि वो स्नेहा की इस हालत का जिम्मेदार उसे मानता है। आर्यन के लिए अब स्नेहा का खौफ छोटा पड़ गया था। उसके सामने उसके पिता का वो चेहरा था जिसे वो कभी नहीं जानता था। क्या आर्यन अपने पिता के पापों की सजा भुगतेगा, या इस हवेली में कोई और भी है जो स्नेहा का इस्तेमाल कर रहा है? असली खेल तो अब शुरू होने वाला था, क्योंकि कमला तो सिर्फ एक मोहरा थी। असली खिलाड़ी तो अभी भी पर्दे के पीछे था।